बाकी लड़ाई है ना, मैं आप मेरे से पूछो खानवा की लड़ाई किस किस के बीच में हुई, तो मैं आपको कहूंगा खानवा की लड़ाई बाबर की सेना और सांगा की सेना के बीच। आप मेरे पूछो सर सारंगपुर का युद्ध किसके बीच में हुआ, कि कुंभा की सेना और महमूद खिलजी की सेना। सर खातौली का युद्ध किसके बीच में हुआ, सांगा की सेना और इब्राहिम लोदी की सेना। अब लड़ाइयां अलग है। अब लड़ाइयां अकबर की सेना और मेवाड़ की जनता। अकबर की सेना और मेवाड़ की जन जन लड़ने के लिए आ गया था, बंदा बंदा लड़ने के लिए तैयार हो गया था साहब, हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं। कि प्रताप ने अपनी जनता को कहा, पहली बात तो आप ये देखो कि उदय सिंह राजा बना के गए जगमाल को, जनता बगावत करके राजा किसको बना गई थी, प्रताप को। तो अब प्रताप ने जनता को कहा कि भाई साहब अकबर से लड़ाई तभी हो पाएगी जब तुम गांव छोड़ के पहाड़ों में आओगे, क्योंकि यदि तुम गांव के अंदर रहोगे तो अकबर की सेना तुम्हें परेशान करेगी, गांव पर हमले करेगी, इसलिए तुम कहां पर आ जाओ, पहाड़ों में। तो पहाड़ों में आना जरूरी है, तो सारी की सारी जनता कहां पर चली गई, पहाड़ों शिफ्ट हो गई। प्रताप ने कहा आप चित्तौड़ तो अपने पास है नहीं, तो अपने उदयपुर रहेंगे, तो जनता कहां आ गई, उदयपुर। अब उदयपुर पे अकबर ने कब्जा कर लिया, आपने कहीं गोगुंदा रहेंगे, तो जनता कहां पर है, गोगुंदा। गोगुंदा नहीं रह सकते, यहां पर हमला हो सकता, अपने आवरगढ़ जाएंगे, तो जनता कहां पर है, आवरगढ़। आवरगढ़ नहीं रह सकते, अपने कुंभलगढ़ जाएंगे, तो जनता कहां पर है, कुंभलगढ़। राजा ने कहा मैं चावंड जाऊंगा, तो जनता कहां पर है, चावंड। गांव में आज दिन तक कहावत है कि मेवाड़ की राजधानी हो गई थी उदयपुर। कौन सी हो गई, उदयपुर। लेकिन अब राजा राजधानी में रहना चाहिए, राजा तो राजधानी में रहता नहीं है, राजा तो पहाड़ों में जंगलों में जहां उसको लड़ने की जगह मिल रही है वहां पे जाके लड़ रहा है। इसलिए गांव में आज दिन तक कहते हैं कि उदयपुर कटे जट राणो जी कवे, उदयपुर कटे जठे राणो। जहां राणा जी ने कहा, राणा जी ने कहा ये उदयपुर, जनता ने कहा उदयपुर। राणा जी ने थोड़े दिन बाद कहा आगे उदयपुर, जनता ने कहा। तो आज दिन तक मतलब किसी की हाँ में हाँ मिलाना होता ना, मतलब मैं आपको कोई बात कहूं यार ऐसे कर लें क्या, और आपको कहना सर जैसा आपको वैसा करने के लिए तैयार है, तो आप उसके जवाब में वापस कहोगे उदयपुर के जट राणो जी का, राणो जी का बट उदयपुर है, जहां राणा जी ने कह दिया वहां पर क्या हो जाएगा, उदयपुर। आप तो कह दो सर ऐसा है, हम उसमें किंतु परंतु कुछ भी पूछेंगे। तो यदि ये कहावतें बन गई कि जट राणो जी का बट उदयपुर, इसका मतलब है जनता कितने साथ आई होगी, जनता में किस कदर राष्ट्रवाद भरा होगा कि वो लड़ पड़े, वो भिड़ गए। और इसीलिए सक्सेस हुआ जाता है, जब तक सेनाओं की लड़ाई होती है ना तब तक सफलता नहीं मिलती, पर जन जन के अंदर जब ये भाव घुस जाता है कि हमारा देश और हमारे देश पर किसी का कब्जा होने नहीं देंगे, फिर कितनी बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति हो वो सामने टिक नहीं पाती, उसको बाद में हार माननी पड़ती है। सेम मेवाड़ में देखने को मिला कि 1585 के बाद अकबर ने हमले ही नहीं किए। ऐसा क्या है, इतना बड़ा भारत का बादशाह जिसके पास पूरे भारत की सेना थी, जो पूरे भारत के इलाके जीत रहा है, मेवाड़ में हमले क्यों नहीं कर रहा। उसके समझ में आ गया साहब यहाँ राजा से लड़ाई नहीं है, यहाँ जनता सामने हो रखी है, जनता अपने राजा से इस कदर साथ में खड़ी है कि जनता कह रही है आप चिंता मत करो। आप इमेजिन कीजिए कभी कि जंगलों में रहने वाला भील समुदाय पूरा का पूरा हल्दी घाटी युद्ध में लड़ने के लिए उमड़ गया था। बदायूं नहीं कहता है कि जब हम भीलों के गांव से निकलते पता नहीं तीर कहां से आके लग जाया करते थे, हमारा आटा पानी छीन के ले जाया करते थे वो लोग। इसका मतलब जीना दूभर कर दिया है मुगलों का यहाँ पे। तो बेचारी कोई सेना आती तो वो डरी हुई रहती कि शाम को रोटी खाएंगे कि नहीं खाएंगे, ये कहीं रात को मार देंगे तो हो जाएगा। तो उस डर के माहौल में क्या लड़े होंगे मुगल, नहीं लड़े तो उनके यहाँ पर पार भी नहीं पड़ी। तो प्रताप ने या हल्दी घाटी की युद्ध ने मेवाड़ की जनता में कैसी भावनाएं भर दी थी, राष्ट्रवाद, कैसी भावनाएं भर दी। मैं और पुनः कहता हूं, हम 1947 से पहले हम सब अलग अलग देश के लोग थे। आप में से कोई भरतपुर का रहा होगा, देश थे अलग अलग। भरतपुर एक देश था जिसकी इंग्लैंड देश के साथ संधि थी, करौली एक देश था जिसकी इंग्लैंड देश के साथ संधि थी, जोधपुर एक देश था जिसकी इंग्लैंड देश के साथ संधि थी। हम सारे भारत में मिले हैं, पहले सबके अलग अलग देश थे, अलग राजा, अलग संविधान, अलग कानून, अलग सिक्के, सबके अलग अलग सिस्टम हुआ करता था। बाद में हम सबको मिला के भारत में मिला दिया गया। पर हमारे में किसी में भावना नहीं आती कि मैं जयपुर का हूं, मैं जोधपुर का हूं। मेवाड़ियों में अब तक है, मेवाड़ी आज भी कहेगा कि मैं मेवाड़ का हूं। ये भावना वो राष्ट्रवाद की भावना है, वो राष्ट्रवाद, वो नेशनलिज्म है। उसको लगता है कि नहीं यार ठीक है हम भारत के वासी हैं, पर मैं भारत में भी कहां का हूं, मेवाड़ का हूं। ये भावना अपने आप बताती है कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद मेवाड़ की जनता में क्या आ गया था, राष्ट्रवाद। मतलब अपने कवियों ने यदि दोहे लिखे हैं ना, तो मतलब एक मेवाड़ पे कोई दोहा है कि मेवाड़ पहाड़ थे, पहाड़ों का प्रदेश था, तो मेवाड़ के पहाड़ों में एक सुअर रहता है, सुअर समझ गए, जंगली सुअर। जंगली सुअर बड़ा खतरनाक जानवर होता है, जो जंगली सुअर रहता है। पहले राजाओं के टाइम में सबसे अच्छा शिकार सुअर का शिकार माना जाता। तो एक राजकुमार है, उसने सुअरों का शिकार करने शुरू किए और उसने पहाड़ों के सारे सुअर मार दिए। फाइनली एक जोड़ा बचा है, सुअर और उसकी मादा। मादा को अपने यहां बोलते थे भूंडन। सुअर की जो पत्नी होती है उसको क्या बोलते हैं, भूंडन। तो एक सुअर बैठा रहेगी, उसकी भूंडन बैठी है, बाकी सब मर गए। एक दिन वो दोनों गुफा के अंदर बैठे हैं और बाहर घोड़ों की टप टप घोड़ों की टाप सुनाई दी। और भूंडन ने बाहर मुड़ के देखा, तो उसने बाहर झांक के देखा, उसको लगा कि राजकुमार के घोड़े इधर उधर घूम रहे हैं। और उसने अपने पति से कहा कि निकल लेते हैं यहां से,
सब मर गए, केवल हम दो बचे हैं। और इस राजकुमार को पता चला गुफा में, गुफा तोड़ के बाहर निकालेंगे और अपने को और मारेंगे। इससे अच्छा पिछले वाले रास्ते से, उधर फसलें खड़ी है मालवा की, मालवा में घुस जाते हैं। वो सुअर उस भुंडन को कहता, कवि का दुआ है कि भाई वहां का जानवर भी कितना वीरता से भरा रहा होगा, कितना राष्ट्रवाद रहा होगा उसमें। वो सुअर अपनी उस भुंडन से कहता है कि मगरो छोड़ू हूं नहीं। मगरा समझते हो? मगरा मतलब पहाड़। मगरा मतलब कि मगरो छोड़ू हूं नहीं, कि मैं मगरा छोड़ के नहीं जाऊंगा। भूंडन मत बिलमाए, हे भूंडन मुझे राजी करने की, डिस्ट्रैक्ट करने की, डराने की कोशिश मत कर, मैं ये मगरा छोड़ के कहीं भी जाऊंगा। सेला टकरा झेल स्यूं, सेल मतलब होता है भाला, मैं भालों की टकरें झेल लूंगा। भाई राजकुमार भाले मारेगा मेरे, भाल सेला टकरा झेल स्यूं, भालों की टकरें झेल लूंगा। भाजा वंश लजाए, मैं यदि भाग गया तो मेरा वंश लज्जित हो जाएगा कि मेवाड़ का सुअर होकर भाग गया था। एक कवि ने कहा कि एक सुअर में भी क्या है? वीरता है। एक सुअर में भी क्या है? राष्ट्रवाद है। मैं मेरी जगह छोड़ के नहीं जाऊंगा, मेरा देश है, मेरी गुफा, इसको छोड़कर मैं कहीं भी जाने वाला। मैं भी थोड़े दिन पहले कहीं कोई रील्स में देख रहा था कि कोई मेवाड़ के कवि वो सुना रहे थे कि चित्तौड़ के पास में एक नदी बहती है, यहाँ उदयपुर के पास में, उस नदी का नाम है बेड़च। क्या नाम है? बेड़च नदी जाके मिलती है बनास में। किसमें मिलती है? बनास। बनास जाके मिलती है चंबल में, और चंबल जाके मिलती है यमुना। तो बेड़च किसमें मिलती है जाके? बनास। बनास किसमें मिलती है? चंबल। चंबल किसमें मिलती है? यमुना। यमुना ये वृंदावन के इधर आपके मथुरा के के पास से होके आती है। मतलब यमुना वो नदी है इसमें भगवान कृष्ण खेले। भगवान कृष्ण का जहां पे वो जन्मभूमि, कर्म भूमि रही होगी, वो नदी कौन सी रही होगी? यमुना। तो यमुना एक इधर से यमुना में जाके बेड़च, बेड़च से बनास, बनास से चंबल का पानी उसमें जाके मिलता है। तो बेड़च का एक तिनका, तिनका समझते हो? घास का तिनका जो होता है, एक तिनका पानी के साथ साथ में बेड़च का तिनका यमुना में जाके मिल जाता है। तो यमुना के तिनके की और बेड़च के तिनके की बातचीत आपस में, कि वो यमुना का तिनका बेड़च के तिनके को कहता है कि मैं उस धरती से आया हूं जहां पे भगवान कृष्ण खेले हैं। जिस जिस धरती की मिट्टी में भगवान कृष्ण के पैर लगे थे, उस मिट्टी में उगा हूं। जो पानी कभी भगवान कृष्ण ने पिया होगा, वो पानी पिया है मैंने। तू कहां से आया जो इतना एटीट्यूड लेके घूम रहा है? तेरे में घमंड है? मैं घमंड करूं तो मेरे समझ में आए बात कि मैं भगवान कृष्ण की धरती का आया हूं। तो वो वापस कहता है कि मैं उस धरती से आया हूं जिसमें पानी नहीं है, खून पिया है जिस धरती ने, जिसमें केवल लड़ाइयां हुई है। मैं उस धरती से आया हूं जिसको चित्तौड़गढ़ कहते हैं। इसलिए मेरे में घमंड इस बात का है कि मैं मेवाड़ का तिनका हूं। वो भगवान कृष्ण वाले तनके को नीचा दिखाता है। कवि कहता है तिनके में भी घमंड है, उसमें भी एटीट्यूड है कि वो कहां का आया है? मेवाड़ का। एक सूअर में भी एटीट्यूड है कि वो कहां का है? मेवाड़ का। तो जनता में तो किस कदर रहा होगा? इस युद्ध ने मेवाड़ की जनता में कैसी भावनाएं भर दी थी। देखो बड़ी बात, किसी भी चीज का महत्व इस बात से पता चलता है कि वो घटना हो गई, उसके बाद उसको लोग किस प्रकार से याद रखते हैं। मैं कहता हूं कि अपने में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके मन में कभी ये आए कि यार मैं पानीपत देख के आता हूं, क्योंकि पानीपत में भारत की बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई थी। संभवतः कोई ऐसा नहीं सोचता होगा कि मैं तराइन जाऊं और तराइन देख के आऊं जहां पे मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान आपस में भिड़ गए थे। हमेशा भी नहीं सोचते कि यार हमें खानवा की यात्रा करनी चाहिए जहां पर सांगा और बाबर लड़े थे। ये बात दूसरी है कि आप कभी बस में जा रहे हो और अचानक खानवा दिख जाए आपको बोर्ड, और यदि आप हिस्ट्री के विद्यार्थी हो, आप अरे खानवा 17 मार्च 1527 और यहां पर संगा ने बाबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो आपके सारी बातें दिमाग में आएगी कि बाबर ने जिहाद कर दिया था, तमगा कर हटा दिया था, दारू नहीं पीने की सौगंध खाई थी, जीत गया था, गाजी की उपाधि धारण की। पर यदि आप हिस्ट्री के नहीं हो तो आपके ये बात भी दिमाग के अंदर नहीं आएगी। पर ऐसा क्या है कि उदयपुर आने वाला प्रत्येक पर्यटक हल्दी घाटी जाके आता है? ऐसा क्या है कि लोग हल्दी घाटी की स्पेशल यात्रा करने के लिए न केवल जाते हैं बल्कि वहां की मिट्टी अपने साथ में लेके जाते हैं? इसका मतलब 18 जून 1576 की उस तपती दोपहरी के 3 घंटों में कुछ तो अलग हुआ है कि हमारे दिमाग से आज भी नहीं निकल पा रहा कि 1915 में बूढ़ीलाल नदी की तुलना भी हल्दी घाटी से की जा रही। खानवा से क्यों नहीं करते? पानीपत से कर लेते। लड़ाई की तो तुलना करनी है, पर हल्दी घाटी अलग प्रकार की चीज है, वो राष्ट्रवाद की लड़ाई है। तो ये युद्ध आज भी राष्ट्रवादियों के लिए किसका काम करता है? प्रेरणा का काम करता है, मोटिवेशन देता है। ये सबसे बड़ी बात है इसके लिए। अमर सिंह कौन थे तो बताइए अपने को? महाराणा प्रताप के बेटे। 1597 में प्रताप की डेथ होती है। प्रताप की डेथ होने के बाद अगला राजा कौन बन जाता है? अमर सिंह। अकबर वापस हमले शुरू करता है। अकबर को लगा यार उदय सिंह ने मेरी अधीनता स्वीकार नहीं की, प्रताप ने मेरी अधीनता स्वीकार नहीं की, क्या पता कौन स्वीकार कर ले? अमर सिंह। इसका मतलब अकबर मेवाड़ के कौन कौन से राणाओं के खिलाफ लड़ा है? उदय सिंह, महाराणा प्रताप और। पर अमर सिंह ने कहा भाई साहब तुम गलत फहमी में है, ऐसी पार ही नहीं पड़ेगी अपने। अकबर 1605 में ये मन में आशा लिया, वही मर गया कि मैं मेवाड़ वालों को अंडर में लेके आ जाऊंगा, लेकिन उसकी आशा या उम्मीद पूरी नहीं हुई। अब अकबर के 1605 में मरने के बाद में नया मुगल बादशाह बना जहांगीर। कौन बना? जहांगीर मुगल बादशाह बना। अब जहांगीर का तो एक ही सपना है कि मेवाड़ जीतना है, क्योंकि बाकी भारत तो उसके बाप ने जीत लिया।
तो उसके तो काम ही कौन सा बचा हुआ है? उसने अगले 10 साल तक अपने तमाम सेनापति मेवाड़ के अंदर उतार दिए, पूरी की पूरी सेना मुगलों की तरफ मेवाड़ में उतार दी, पर मेवाड़ झुकने का नाम नहीं ले। मेवाड़ पुष्पा बना हुआ एकदम पूरा, ये झुकेगा नहीं। 1615 के आसपास में जहांगीर खुद अजमेर आता है। कहां पर आता है? अजमेर। और अपने सबसे ताकतवर बेटे को इधर भेजता है, खुर्रम। किसको भेजता है? जो आगे चलकर जिसका नाम हुआ था शाहजहां। क्या नाम हुआ था? वो खुर्रम को कहता है बेटे खुर्रम जाओ और जाके तुम मेवाड़ वालों को देखो यार क्या चल रहा है उधर, सीन क्या चल रहा है। खुर्रम ने कहा ठीक है। खुर्रम अजमेर से मेवाड़ गया। मेवाड़ जाके उसने अब तक के जो भी सेनापति भले हार गए जीत गए जो भी थे उनकी मीटिंग ली। अरे क्या कारण है कि आप मेवाड़ में आते हो लेकिन अमर सिंह को नहीं पकड़ पाते, या अमर सिंह को इस कदर विवश नहीं कर पाते, मजबूर नहीं कर पाते कि वो संधि कर ले, या उसको घेर नहीं पाते, या उसको हरा नहीं पाते? ऐसा क्या रीजन है अपने पास कि मेवाड़ अब भी अपने सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है? क्या तुम कभी अमर सिंह को पकड़ने के नजदीक पहुंचे? क्या कभी ऐसा हुआ कि तुम अमर सिंह को पकड़ने के लिए गए, अमर सिंह हाथों हाथी को निकल गया हो? उनका सर कई बार होता है, हम पकड़ने के लिए जाते भी, उसको हमें लोकेशन भी मिलती है कि वहां पर है, लेकिन हम वहां जाते हैं उससे पहले अमर सिंह अपनी लोकेशन चेंज कर लेता है। उसको क्या पता चलता तुम इधर से आ रहे हो? सब ये गांव वाले, हम जैसे किसी गांव से निकलते हैं गांव वालों को पता चलता मुगलों की फौज जा रही है, फटाफट आगे गांव आगे गांव आगे गांव, अमर सिंह के पास लोकेशन। अब अमर सिंह को पता होता हम कौन से रास्ते से आ रहे हैं, कितने लोग हैं, वो बीच में हम पर कहीं आक्रमण करता है, हम मारे जाते हैं। अगली बार किसी सेना कहते हैं वापस जाओ, सेना बेचारी मना कर देगी, साहब कल तो मार खा के आए थे, हार क्यों भेज रहे हो? फिर सर इन गांव से निकलते हैं, आप हमारे साथ निकल लो। एक भी बंदा पानी पिलाने के लिए तैयार नहीं। इस कदर नफरत भरी हुई इन लोगों में हमारे प्रति। भीलों का तो पता ही नहीं है सर, पता नहीं कहां से तीर आके लग जाएगा, कौन से पेड़ पे टंगे हुए वहां से मारेंगे अपने को। ये रसद पानी लेके ये छीन के चले जाते हैं। हालत खराब है। आप तो बादशाह साहब ऊपर बैठे बैठे ऑर्डर देते हो जाओ लड़ने को, सैनिक बेचारा क्या करे? पर सैनिक का जीव जानता है कि इस मेवाड़ में क्या कठिनाई है। रास्ते हम जानते नहीं, पहाड़ों का प्रदेश है, गांव खाली कर करके लोग उधर बैठे हैं, थोड़े बहुत जो लोग गांव के अंदर बैठे हैं वो इनको जाके सूचनाएं दे देते हैं। खाने के लिए हमारे पास कुछ होता नहीं, अजमेर से रसद मंगवानी पड़ती है। तो खुर्रम ने कहा अच्छा तो समस्या राजा नहीं है, समस्या ये जनता है। हाँ साहब, जनता राजा के साथ एकदम तन मन धन से खड़ी है। तो खुर्रम ने कहा फिर एक काम करो, राजा पर हमले करने बंद कर दो। तो जनता भी करो ना हमले। तो जनता पे क्या किया जाए? तो एक गांव में घुसो, सारे पुरुषों को बाहर निकाल के गोलियां मार दो, सारी महिलाओं को दिल्ली ले जाके बेच दो, बच्चों को दिल्ली ले जाके बेच दो, जितने को रैप करके फेंकी जाए, बलात्कार करके फेंकी जाए, फेंक दी जाए। 3-4 गांव के अंदर मुगलों ने ये किया, जनता त्रहिमाम त्रहिमाम कर गई। जनता सेना का मुकाबला कैसे करे? जनता बता सकती है, सहायता पहुंचा सकती है, लड़ थोड़ी ना सकती है। और वो पूरी सेना आ जाए आपके गांव के अंदर तब तो लड़ने का मतलब ही क्या निकलता है? अब जनता भाग के अमर सिंह के बेटे के पास गई। अमर सिंह के बेटे का नाम था कर्ण सिंह। क्या नाम था? और कर्ण सिंह को जाके कहा, राजा का जो सबसे बड़ा बेटा होता उसको बोलते युवराज, क्या बोलते? प्रिंस बोला करते। इस प्रिंस के पास गई, युवराज को जाके कहा कि युवराज कर्ण सिंह, 1527 में जब मुगल बाबर सांगा से लड़ने के लिए आए थे तब से लेके 1615 आ गई। कौन सा सन आ गया? लगभग 90 साल का टाइम है। जहां राणा जी ने कहा वहां हमने उदयपुर बसा लिया, जहां राणा जी ने कहा वैसे हमने लड़ाई कर ली। हमने एक बार भी राणा जी से ये नहीं पूछा क्यों लड़ना है क्यों नहीं लड़ना। हमारे लिए राणा जी का आदेश भगवान का आदेश था, उन्होंने जैसा कहा हमने किया। अब पार नहीं पड़ रही, लुगाई टाबरों को उठा के ले गए, पुरुषों के सबके गोलियां मार दी, पूरे गांव को आग लगा दी, इवन पशुओं तक को आग में जला देते हैं ये लोग, फसलों को आग लगा देते हैं। अब हमारी लड़ने की क्षमताएं नहीं, अब हमें बचाइए, कुछ ना कुछ कीजिए। कर्ण सिंह जानता था कि राजा का पहला धर्म जनता को बचाना होता है, बाकी सब काम सेकेंडरी है। यदि कोई राजा जनता की भी रक्षा नहीं कर पाता है तो बाकी उसके लिए कुछ भी चीजें मायने रखती नहीं है। कर्ण सिंह अमर सिंह के पास गया, उसने अमर सिंह को जाके कहा कि हमारे पास संधि करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है, हमें संधि करनी पड़ेगी। अमर सिंह का दिमाग खराब है, मैं महाराणा प्रताप का बेटा हूं, अरे से कैसे संधि कर ले इन मुगलों के साथ? पिताजी लड़े, दादाजी लड़े, मैं संधि करके नाम क्यों खराब करूं? कर्ण सिंह ने कहा कई बार इसलिए भी रुकना जरूरी होता है ताकि अगले चरण की तैयारी की जाए। कई बार इसलिए रुकना या 2 कदम पीछे रहना पड़ता है ताकि अगली छलांग 4 कदम की लगे। हम इसलिए नहीं रुकना चाहते कि मुगलों के खिलाफ सरेंडर करेंगे, हम इसलिए रुकना चाहते हैं कि थोड़ी शक्ति बटोरें, थोड़ी ऊर्जा लें, थोड़ी सांस लें, ताकि अगले चरण में फिर लड़े। मारेंगे इनको, वापस मारेंगे, थोड़े दिन बाद मारेंगे, पर एक बार रुकना जरूरी है। जनता को एक बार बचाना जरूरी है। जनता को नहीं बचा पाए तो जनता का हमारे में जो कॉन्फिडेंस है वो समाप्त हो जाएगा। हम आज दिन तक किसके भरोसे लड़ रहे हैं, किसकी ताकत पे लड़ रहे हैं? जनता की। ये अनाज देते हैं, ये साथ में लड़ते हैं, ये सूचनाएं पहुंचाते हैं, हथियार बना के देते हैं, यही साथ में नहीं रहेंगे किसके लिए लड़ेंगे? अमर सिंह ने कहा मेरे कुछ ही नहीं समझ में आता, तेरे को ज्यादा लगता है। मंत्रियों संतरियों ने सबने दबाव दिया तो अमर सिंह ने चाबियां कर्ण सिंह के
पास दी, तू जाने तेरा काम जाने, मैं राजा का पद ही तेरे को सौंपता हूं, मैं सारी शक्तियां तेरे को सौंपता हूं, तू तेरे हिसाब से देख ले। फिर कर्ण सिंह के पास जैसे ही पावर आई, कर्ण सिंह ने अपने 2 बंदे भेजे मेवाड़ से, एक का नाम था हरिदास और एक का नाम था शुभकर्ण। क्या क्या नाम था? क्या क्या नाम बताओ देखिए। किसने भेजे संधि करने के लिए? किसके पास भेजे? मुगलों के। कौन कौन 2 बंदे बताओ? हरिदास और शुभकर्ण। मुगलों की तरफ से बात कर रहा है खुर्रम। कौन बात कर रहा है? खुर्रम के पास भेजे कि भाई जाओ और जाके बात करके आओ। हरिदास शुभकर्ण गए, हरिदास शुभकर्ण जाके आवे, खुर्रम हम संधि करने के लिए तैयार है। और खुर्रम ने कहा बैठो बैठो, शाबाश शाबाश, चाय लाओ रे, 2 आदमी 2 चाय मंगवाओ इनके लिए। खुर्रम बेचारा राजी कि मेवाड़ हमसे क्या करने के लिए तैयार हो गया। हरिदास शुभकर्ण ने कहा खुर्रम 2 मिनट, एक बात का देने दे, बाद में मंगवा लेना चाहे तो। अरे उसने कहा बैठो बैठो, चाय पियो, बात तो बाद में कर लेंगे, संधि तो करनी है, कर लेंगे संधि। उसने कहा अरे सुन तो सही बात, क्या बात है कि संधि में क्या होता है तुम्हारे? खुर्रम ने कहा सिंपल संधि होती है, जो राजा संधि करता है उसको हमारी सेना में आके लड़ना पड़ता है, जो राजा संधि करता है उसको हमारे राजा के सामने आके मिलना पड़ता है उससे। उन्होंने कहा हमारा राजा नहीं आएगा। क्यों? तो वो संधि क्यों कर रहा है? कि ना संधि भी वो नहीं कर रहा, उसका बेटा ही कर रहा है, और हमारा राजा कभी भी तुम्हारे दरबार में नहीं आएगा, कभी तुम्हारी सेना के अंदर नहीं आएगा, कभी तुम्हारी तरफ से लड़ने के लिए नहीं जाएगा। तो कौन आ सकता है? उसका बेटा ही आ सकता है। खुर्रम ने कहा पर हमने पूरे भारत में राजा को ही बुलाया है, राजा आता है तभी संधि मानी जाती है। हरिदास शुभकर्ण ने कहा फिर ठीक है, तो हम वापस जा रहे हैं, लड़ाई की तैयारी करते हैं। खुर्रम ने कहा तुम बैठ जाओ प्लीज, लड़ाई का नाम मत लो तुम। अरे कोई देखते हैं बैठो एक बार, तुम यार इतने साल से लड़ाई कर रहे हो, कब तक लड़ाई करोगे यार? फिर खुर्रम ने जहांगीर से बातचीत की कि पिताजी ये मेवाड़ वाले संधि करने के लिए तैयार है, पर यह करे हमारा राजा कभी भी तुम्हारे दरबार में नहीं आएगा, उसकी जगह कौन आएगा? राजा का बेटा। जहांगीर ने कहा तू संधि कर, फटाफट साइन करवा, आए हुए हैं क्या, जल्दी से साइन करवा ले। पर पिताजी ये तो संधि हुई नहीं, राजा तो आ ही नहीं रहा। जहांगीर ने कहा तू करवा ले, कौन देख रहा है, पिताजी आए थे कि बेटा आए थे, ये जो कलंक लगा हुआ है कि मेवाड़ वाले संधि नहीं करे, ये धुल जाएगा। बेटे तेरे को पता नहीं है मेरी दारू हराम हो रखी है, दिल्ली में आता जाता लड़का मेरे को पूछ लेता है कि और मेवाड़ में कौन मार खा के आया तुम्हारे, मैं लोगों को जवाब नहीं दे पा रहा हूं। इसलिए खुर्रम बाद में किससे संधि करता है? हरिदास और शुभकर्ण से। किससे संधि करता है? जनता को ये लगा कि भले ही हमारे राजा के पास संसाधन कम है, लेकिन हमारा राजा हार मानने वाला नहीं है। तो जनता को आशा की किरण नजर आई कि हमारा राजा हार नहीं मानेगा, और राजा हार नहीं मानेगा तो हम भी राजा के साथ में लड़ाई कर लेंगे। जनता लड़ने के लिए चली गई। यदि राजा हार मान ले तो जनता अपने आप ही क्या मान लेती है? हार। राजा निराश हुआ तो जनता भी क्या हो जाती है? निराश। पर राजा लड़ा तो जनता में भी क्या रही? हमेशा आशा। और जनता को लगा कि नहीं साहब, प्रताप खड़ा तो हम भी खड़े रहेंगे। फिर क्या होता है, जब आप लड़ाई की भावना रखते हैं तो इससे हमेशा मोरल वैल्यूज, मोरल जो आपके नैतिक मूल्य होते हैं उनका विकास होता है। जब आप एक प्रकार से सरेंडर करते हैं, दूसरे साधनों का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब आप नैतिक रूप से सही नहीं है। जब वो जनता ने देखा कि भाई प्रताप सब कुछ खोने के बावजूद, आपकी राजधानी आपके हाथ से निकल गई है, आपको पहाड़ों में रहना पड़ता है, आप महलों में नहीं रहते हैं, उसके बावजूद आप लड़ रहे हैं, आपको दूसरा तरीका नहीं अपना रहे कि यार मैं संधि कर लूं, या मैं अकबर की अधीनता स्वीकार कर लूं, या मैं अकबर की सेना में जाके लड़ लूं, मैं भी यार ऐसो आराम ले लूं, मैं भी जाके महलों में आराम से ले लूं। प्रताप लड़ रहे हैं तो अपने को भी इसी प्रकार हर स्थिति के अंदर लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। मोरल वैल्यू यही तो है। हम गलत साधनों का प्रयोग नहीं करेंगे, हम हमारे कर्तव्य का पालन करेंगे। तो प्रताप कम संसाधनों के बावजूद लड़े से जनता में किसका संचार हुआ? आशा और नैतिकता। किसका संचार हुआ? किसका बताओ देखिए। मैं एक सिंपल उदाहरण दूं, अभी आईएएस का आरएस के रिजल्ट आएंगे, आरएस का मेंस होगा, अभी आईएएस का अभी मेंस होगा, बाद में रिजल्ट आएंगे, या जब कभी रिजल्ट आता है आप कभी देखते हो, आईएएस का रिजल्ट आया है, आरएस का रिजल्ट आया मान लो, और आरएस का रिजल्ट आया, आपको दो प्रकार के लोगों के इंटरव्यू छपे। एक आपने कोई इंटरव्यू पढ़ा, आपने देखा कि एक कोई बंदा है जिसकी 4th रैंक आ गई। कौन सी रैंक आ गई? 4th। हमने बोला अरे इस बंदे की 4th रैंक है। और आपने देखा कि उसके जो है वो 10th क्लास में 87% थे, 12th में उसके 92% थे, उसके ग्रेजुएशन के अंदर भी कोई 80% थे, ग्रेजुएशन भी उसने दिल्ली के किसी बड़े कॉलेज से किया था, उसके पापा है वो आईएएस लगे हुए हैं, मम्मी जो है वो भी किसी बैंक में मैनेजर लगी हुई है, और उसने कोचिंग की थी, और कोचिंग करने के बाद में उसका ये सिलेक्शन हो गया। आप एक रिजल्ट और पढ़ते हो जिसमें एक बंदे की रैंक आई हुई है 632। क्या रैंक आई हुई है? 600। पर आप देखते हो कि उसने 10th के बाद प्राइवेट पढ़ाई की थी, वो सुदूर बाड़मेर जैसलमेर के किसी गांव के अंदर रहता है, उसके पापा नहीं है, वो एक दुकान के अंदर मजदूरी करता है, साथ में पार्ट टाइम जॉब करता है, साथ में पढ़ाई कर रहा था, कोचिंग वगैरह नहीं थी, उसने सेल्फ स्टडी की थी, उससे सिलेक्शन हो गया। हम मोटिवेट किससे होते हैं? 632 वाले से। चौथा हमें मोटिव, जबकि उसकी रैंक चौथी है, दूसरे की रैंक 632 है, पर अपने को चौथी वाले का देख के लगता है कि तेरी पहली क्यों नहीं आई? तेरे को घर वालों ने सब कुछ दे रखा था, तेरे तो कौन सी आनी चाहिए थी? तेरे थप्पड़ पड़ने चाहिए, तेरी 3 रैंक नीचे आई है।
और 632 वाले को देखकर अपने लगता है कि इसकी जब 632 आ सकती है तो फिर मेरी भी आ सकती है, जबकि वैसे उदाहरण कम है, बहुत कम उदाहरण होंगे जिस प्रकार से पास होते हैं, पर ऐसा एक आधा उदाहरण भी हमें लड़ने की क्षमताएं विकसित करता है, हमें एक मार्ग दिखाता है कि जब ये सही साधनों का प्रयोग करके ये पढ़ाई करके सिलेक्शन करवा सकता है तो हम भी करवा सकते हैं। मैं कहता हूं ऐसे रिजल्ट आने बंद हो जाए, ये जो हर साल ऐसे इंटरव्यू छपते हैं ऐसे ना हो, फिर अपने को लगे कि नहीं यार साधारण लोगों के तो इस वैकेंसी में सिलेक्शन भी नहीं होते, इसमें तो बाकी लोगों के सिलेक्शन होते हैं, तो पहली बात तो हमारे निराशा आएगी। दूसरा, जब फिर हमें लगेगा हमारा ऐसे तो हो नहीं सकता, फिर क्या किया जाए, फिर पेपर कबाड़ा जाए, कहीं से पेपर कबाड़ लिया जाए, क्या ये नैतिकता है? ये नैतिकता नहीं है। पर वैसे रिजल्ट आते हैं, अब वैसा रिजल्ट आएगा, अब आपको आगे कोई कहता है कि मैं तेरे को पेपर दे दूंगा, तो अपने नहीं भाई पुलिस पकड़ लेगी और हो जाएगा। अगला बंदा कहेगा भाई साहब पुलिस से डरता रहेगा और यदि पेपर नहीं लिया तो तेरा कभी सिलेक्शन भी नहीं होगा, और आपको ना होता है, उसका हुआ था पिछली बार। वो जब पढ़ के कर सकता है तो मैं भी पढ़ के कर सकता हूं। ऐसी घटनाएं हमेशा किसका संचार करती है? आशा और नैतिक।